ओके, हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इसमें हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हमने क्या स्टार्ट किया था, प्लांट पिगमेंट की यूनिट स्टार्ट की थी। और प्लांट पिगमेंट यूनिट के अंदर मैं आपके साथ ऑलरेडी 2 लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ। ओके, तो पहले लेक्चर पे हमने क्या क्या डिस्कशन लिया था। पहले लेक्चर पे सिंपली मैंने आपको बताया था प्लांट पिगमेंट क्या होते हैं, और जैसे आपको खुद से ही पता है, पिगमेंट मतलब वो स्पीसीज या फिर वो कंपाउंड जो कलर कैरी करते हो। जैसे आपका क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल आपका पिगमेंट है, हीम आपका पिगमेंट है। तो क्लोरोफिल आपको ग्रीन कलर देता है, आपको नहीं, लीव्स को ग्रीन कलर देता है। और हीम यानी कि हीम जो प्रोटीन होता है, वो हमको क्या करता है, हमारी बॉडी में आरबीसीज को रेड कलर देता है। तो जो भी स्पीसीज, जो भी कंपाउंड किसी भी चीज को, या फिर वो बोल सकते हो कोई भी कंपाउंड जो कलर कैरी करता है, उसे हम पिगमेंट बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई थी कि कोई भी स्पीसीज कलर क्यों कैरी करता है। उसके लिए रीजन होता था इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। तो वो सारी चीजें मैं आपको फर्स्ट लेक्चर पे बता चुकी हूँ। साथ ही साथ फर्स्ट लेक्चर पे हमने क्या कवर किया था कि प्लांट पिगमेंट के क्लासिफिकेशन को भी हमने समझा था। बिकॉज अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो वहां क्लासिफिकेशन, अक्रेंस, एक्सट्रैक्शन सारी चीजें पूछी हैं। तो फर्स्ट लेक्चर पे हमने प्लांट पिगमेंट के कॉन्सेप्ट को समझा था एंड साथ ही साथ क्लासिफिकेशन को समझा था। ठीक है, उसके बाद जो मैंने लेक्चर नंबर 2 दिया था, उस पे हमने पर्टिकुलरली पहले प्लांट पिगमेंट पे डिस्कशन लिया था, विच इज एंथोसाइनिन। ओके, तो एंथोसाइनिन आपका पहला पिगमेंट है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था लेक्चर नंबर 2 में, एंथोसाइनिन का एक छोटा भाई होता है जिसे हम बोलते हैं एंथोसाइनिडिन। तो एंथोसाइनिन से ही आपका एंथोसाइनिडिन आता है। ये चीज हमने डिस्कशन में लिया था लेक्चर नंबर 2 पे। तो लेक्चर नंबर 2 पे मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि एंथोसाइनिन क्या होता है, एंथोसाइनिन से एंथोसाइनिडिन कहाँ से आया, और मतलब कैसे आया, और ये एंथोसाइनिन और एंथोसाइनिडिन की ये जो यूनिट है, ये कहाँ से आई। ठीक है, एंथोसाइनिन से एंथोसाइनिडिन आया, लेकिन ये एंथोसाइनिन कहाँ से आया, फ्लेवोनॉइड आयन से आया था। ये सारी चीजें हमने कहाँ देखी थी, लेक्चर नंबर 2 पे। साथ ही साथ इनसे जो रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट थी, इनकी जो प्रॉपर्टीज थी, कैरेक्टरिस्टिक थी, ये भी मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 पे कंप्लीट कराई थी। ओके, नाउ आज बात करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 3 पे, जो कि काफी बढ़िया लेक्चर रहने वाला है। अगर आपने लास्ट के 2 लेक्चर्स देखे हैं तो डेफिनेटली बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज हमने क्या बात करनी है, पर्टिकुलरली हमारे एंथोसाइनिन पे बात करनी है, क्योंकि मेन पिगमेंट हमारा एंथोसाइनिन ही तो है। एंथोसाइनिन से तो हमारा एंथोसाइनिडिन ऑब्टेन हुआ था। तो एंथोसाइनिडिन पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन आते हैं आपके एंथोसाइनिन पे। अगर क्वेश्चन एंथोसाइनिडिन पे पूछ भी लेते हैं तो आप पूरा डिफाइन कर लीजिएगा कि एंथोसाइनिन से कैसे आपका एंथोसाइनिडिन बना, और एंथोसाइनिन की प्रॉपर्टी को आप वहां पे बता सकते हैं। वैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे एंथोसाइनिन के बारे में भी बताया था। ठीक है, नाउ आज के इस थर्ड लेक्चर पे हमने क्या बात करनी है, देखिए थर्ड लेक्चर पे हम बात कर रहे हैं एंथोसाइनिन्स पे। लेकिन एंथोसाइनिन्स की क्या बात करनी है, देखो हमने यहाँ पे बात करनी है स्टेबिलिटी ऑफ एंथोसाइनिडिन, यानी कि हमने बात करनी है कि आपके एंथोसाइनिन या फिर एंथोसाइनिडिन जो है, इनकी स्टेबिलिटी कैसी होती है। तो क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि एंथोसाइनिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में आपको देखो ये सारे के सारे एंथोसाइनिन के टाइप है। ठीक है, तो ये आपके सारे टाइप्स है। ओके, तो अगर आप इन सबको देखोगे ना, इन सब में आपको जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो तो कॉमन दिख रही है। स्ट्रक्चरल यूनिट किसकी थी, फ्लेवोनॉइड की थी। तो आप इनके स्ट्रक्चरल यूनिट देखेंगे, एक ये 6 मेंबर्ड रिंग आपको सब जगह दिख रही है, ये 6 मेंबर्ड। सारे एग्जांपल्स आप देख लीजिए, सब में आपको ये बेंजीन रिंग देखने को मिल रही है, और एक बेंजीन रिंग आपको यहाँ देखने को मिल रही है, सब में मिल रही है। तो हम इनको नाम भी तो बोलते थे, हम बोलते थे ये रिंग ए है, ये रिंग आपकी बी। और मैंने आपको पहले भी बोला है, आप रिंग ए एंड रिंग बी करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रिंग ए होती है, ये रिंग बी होती है, और जो ये सेंटर पे आपको दिख रही है, ठीक है, ये आपके फ्लेवाइलियम आयन की जो आपको ये रिंग दिख रही है, ये आपकी क्या होती है, रिंग सी होती है। तो आप सारे एग्जांपल्स देख लीजिए, सारे एग्जांपल्स में आपको क्या है, ये जो स्केलेटन है, ये जो बेसिक यूनिट है वो कॉमन दिख रही है। तो हमने बोला था ये जो बेसिक यूनिट है ना, ये वाली, ये जो बेसिक यूनिट है, ये किसकी है, फ्लेवोनॉइड की है, इसे हम बोलते हैं फ्लेवोनॉइड। और फ्लेवोनॉइड से ही आपका, फ्लेवोनॉइड क्या है, एक बड़ी क्लास है, ये पूरी एक क्या है, क्लास है। इसके अंदर नंबर ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं, और इस क्लास के अंदर वो सारे पिगमेंट होंगे जिनके अंदर ये बेसिक स्केलेटन होगा, 2 बेंजीन रिंग की, और एक ये आपकी 6 मेंबर्ड रिंग होगी जिसमें आपका हेटेरोएटम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो ये एक क्या है आपके पास, स्ट्रक्चरल यूनिट। ये स्ट्रक्चरल यूनिट जिस जिस पिगमेंट में प्रेजेंट होगी, वो सारे पिगमेंट कौन सी क्लास के अंदर आएंगे, फ्लेवोनॉइड क्लास के अंदर आएंगे, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे बताया हुआ था। अभी मैं क्या बोल रही हूँ कि देखो आपको ये पता है, ये आपका एंथोसाइनिन है, जिसके अंदर रिंग ए, रिंग बी एंड रिंग सी कैरी करता है। और ये सारे के सारे क्या है, ये जो मैंने एग्जांपल्स दिखाए, आई थिंक ये 6
एग्जाम्पल जो मैंने दिखाया है ये सबके सब क्या है, एंथोसायनिन के ही एग्जाम्पल है। तो देखो एंथोसायनिन जो आपका प्लांट पिगमेंट है इसके भी आपके डिफरेंट टाइप के टाइप्स रहते हैं। ओके, अब ये टाइप्स कहाँ से आए हैं, देखिए ये जो टाइप आया है वो रिंग बी की वजह से आया है। आप देखिए सारी चीजें एज इट इज है, लेकिन रिंग बी में जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो हर जगह अलग अलग है। रिंग ए देखोगे तो रिंग ए में आपको सब कुछ सेम दिख रहा है। देखो रिंग ए यहाँ देख लो, यहाँ रिंग ए, ये रिंग ए हो गया, ये रिंग ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। देखो सारे एग्जांपल्स पे रिंग ए तो कॉमन है, रिंग बी भी सब में कॉमन है, लेकिन रिंग सी भी सब में कॉमन है, लेकिन रिंग बी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देखोगे पहले एग्जाम्पल पे यहाँ पे रिंग बी के पास 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 1 मिथॉक्सी ग्रुप है। दूसरे एग्जाम्पल पे देखोगे यहाँ पे तीनों हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ 2 मिथॉक्सी ग्रुप है, 1 हाइड्रोक्सी है, 1 मिथॉक्सी 1 हाइड्रोक्सी, और यहाँ पे सिर्फ 1 हाइड्रोक्सी। तो देखिए डिफरेंस यहाँ पे सारे एंथोसायनिन के एग्जाम्पल पे कहाँ से आ रहा है, रिंग बी से आ रहा है। यानी कि रिंग बी में जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो आपके चेंज होते जा रहे हैं, और इनके चेंज होने की वजह से आपको डिफरेंट टाइप के एंथोसायनिन मिल रहे हैं। इतनी चीज क्लियर हुई। अब हमसे क्या बोला गया है, मैं आपको बता रही थी स्टेबिलिटी ऑफ एंथोसायनिन होता क्या है। देखिए अगर आप देखेंगे आपके जो एंथोसायनिन है ये डिफरेंट टाइप के, ये सिर्फ बी रिंग की वजह से अलग है, और इन बी रिंग में जो आपके ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, इन सब्स्टिट्यूएंट के चेंज होने की वजह से इन एंथोसायनिन की स्टेबिलिटी भी चेंज होती है। आपको पता है कोई भी चीज स्टेबल हो वो अच्छी मानी जाएगी। अगर मैं बोलूं मैं स्टेबल हूं तो मेरी स्टेबिलिटी क्या होगी, अच्छी होगी। मैं स्टेबल हूं या फिर कोई भी कंपाउंड अगर स्टेबल है देन गुड है, वो अच्छा है, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज आपकी अनस्टेबल है तो अनस्टेबल तो कोई भी रहना नहीं चाहता है, ना आपका कोई मॉलिक्यूल, ना कोई भी कंपाउंड, ना हम लोग ह्यूमन बीइंग भी अनस्टेबल रहना पसंद नहीं करते। तो सबको स्टेबिलिटी चाहिए, तो हमको क्या है एंथोसायनिन को भी तो स्टेबल बनाना होगा। तो ये बोल रहा है एंथोसायनिन जो होते हैं इनकी स्टेबिलिटी चेंज होती रहती है, डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन से ग्रुप्स लगे हुए हैं। बी रिंग जो है इनमें कैसे ग्रुप्स लगे हुए हैं, ग्रुप्स के बेसिस पे इनकी स्टेबिलिटी भी चेंज होती रहती है, और जितनी स्टेबिलिटी अच्छी होगी हम बोलेंगे वो एंथोसायनिन उतना ही बढ़िया है। क्लियर हुआ। तो हमने आज के लेक्चर पे क्या पढ़ना है, स्टेबिलिटी ऑफ एंथोसायनिन, यानी कि एंथोसायनिन की स्टेबिलिटी कैसे चेंज हो रही है और कौन सा एंथोसायनिन सबसे स्टेबल है, ये चीज हमने समझनी है। ठीक है, साथ ही साथ सेकेंड हमने पढ़ना है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन अ कलर ऑफ एंथोसायनिन। तो ये चीज भी मैंने आपको पहले बताई थी कि हमारे जो एंथोसायनिन होते हैं ना उनमें जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट मतलब यही तो ग्रुप्स हो गए, इनके बेसिस पे क्या होता है ना उनके कलर में भी चेंज होता है। एंथोसायनिन क्या होता है, रेड, ब्लू, पर्पल कलर का पिगमेंट होता है। जैसे आपका गोभी मैंने आपको कल लास्ट के एग्जाम्पल पे दिखाया था, पर्पल कलर की गोभी, हम तो व्हाइट वाली खाते हैं बट एक्चुअल में पर्पल वाली भी होती है। तो वो जो पर्पल कलर गोभी पे आ गया वो किसकी वजह से आया, एंथोसायनिन की वजह से आया। जो ब्लूबेरीज होती है वो पर्पल कलर की होती है, किसकी वजह से होती है, बिकॉज उसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो होता है एंथोसायनिन। तो एंथोसायनिन क्या होता है, ब्लू, रेड, पर्पल कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी फ्रूट ले लो, कोई भी वेजी ले लो, कोई भी लीफ ले लो, कोई भी स्टेम ले लो, अगर उसका पर्पल, ब्लू, रेड कलर है तो बिकॉज ऑफ एंथोसायनिन है। ओके, लेकिन हमने ये देखा था कि एंथोसायनिन क्या अपना कलर चेंज कर लेता है। अगर आप उसमें सब्स्टिट्यूएंट को चेंज करोगे ना, उनमें जो ग्रुप्स लगे उनको चेंज करोगे तो उनके कलर्स भी चेंज होते रहेंगे। क्लियर हुआ। यानी कि ये जो डिफरेंट टाइप के एंथोसायनिन है ये डिफरेंट टाइप के कलर देंगे, हैं सबके सब एंथोसायनिन, लेकिन यहाँ पे ग्रुप्स चेंज होने की वजह से इनके कलर भी चेंज होते जाते हैं। क्लियर हुआ। और साथ ही साथ हमने क्या देखना है, केमिस्ट्री एंड पीएच, हमने इनकी पीएच की केमिस्ट्री भी देखनी है। ये चीज भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी कि जैसे जैसे आप पीएच चेंज करते हैं, जिस मीडियम में आप एंथोसायनिन ले रहे हैं उसका पीएच अगर आप चेंज करते हैं तो पीएच के चेंज करने की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रुप्स चेंज होंगे। बिकॉज पीएच जितना कम होगा आपको पता है एच पॉजिटिव आयन उतने ज्यादा होंगे, और पीएच जितना ज्यादा होगा उतना ही हाइड्रोक्सी आयन ज्यादा होंगे। तो हाइड्रोक्सी और हाइड्रोजन दोनों ही तो आपके ग्रुप्स हुए, तो इनके चेंज यानी कि पीएच के चेंज करने की वजह से भी कलर में चेंज आता है। ये सारी चीजें हमने क्या करना है आज के लेक्चर पे डिस्कस करना है। बहुत आसान सा लेक्चर है, मैंने ज्यादा टाइम आपको समझाने में ले लिया कि क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट इतना अगर आप समझ गए तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं ऊपर ऊपर से उठा के तो नहीं पढ़ा रही आप लोगों को, मैं सारी चीजें क्लियर करा रही हूँ ताकि आपसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली आपसे कुछ ऐसा ही पूछ ले कि चलो लिखा हुआ ही पूछ ले, जैसे आपके सिलेबस में सिंथेसिस बता दो, डायरेक्टली आपसे बोला इनका चलो बोल सकते हो आप इनका कैरेक्टरिस्टिक बता दो, बीच के क्वेश्चन ये सारी प्रॉपर्टीज इनके कैरेक्टरिस्टिक की तो है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक को ऐसे ही पॉइंट वाइज डाल के अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बीच से क्वेश्चन बन गया तो आप फंस जाएंगे वरना। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करें, लेक्चर को सुनिएगा। ठीक है, तो फर्स्टली हमने बात करनी है स्टेबिलिटी ऑफ एंथोसायनिन, एंथोसायनिन की स्टेबिलिटी पे हमने बात करनी है। तो फर्स्टली ये बोल रहा है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिंग बी सब्स्टिट्यूएंट। तो एंथोसायनिन की अगर आपने स्टेबिलिटी चेक करनी है तो आप सिर्फ रिंग बी को, एक मिनट, हाँ
आप सिर्फ किसको बात देखेंगे, रिंग बी को देखेंगे, रिंग ए, रिंग सी आपको नहीं देखनी है, आप सिर्फ रिंग बी को देखोगे। रिंग बी में कैसे सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं उसी के बेसिस पे आपके एंथोसाइनिन की स्टेबिलिटी का पता चलेगा, ठीक है। अभी बोल रहा है एडिशनल OH एंड मिथॉक्सी ग्रुप डिक्रीज द स्टेबिलिटी इन अ न्यूट्रल मीडियम। तो हमने क्या देखा था, दो ही टाइप के ग्रुप्स तो लगे हैं, एक हाइड्रोक्सी एक मिथॉक्सी ग्रुप है। तो ये बोल रहे हैं हाइड्रोक्सी और मिथॉक्सी ग्रुप अगर लगे हैं तो ये स्टेबिलिटी को बढ़ाते नहीं है, ये स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। यानी कि जितने ज्यादा हाइड्रोक्सी जितने ज्यादा मिथॉक्सी ग्रुप उतनी ही कम आपकी स्टेबिलिटी किसकी, एंथोसाइनिन की। बिकॉज रिंग बी में आपके ग्रुप्स क्या होते हैं, दिखाते हैं कि आपकी एंथोसाइनिन की स्टेबिलिटी कैसी है, ओके। अब देखो अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट आपको एग्जांपल दिखाया हुआ है, ये बोल रहा है आपका जो पैलेटगोनिडिन आपका एंथोसाइनिन है, ये देख लीजिए, ये जो आपका पैलेटगोनिडिन आपका एंथोसाइनिन है, ये जो एंथोसाइनिन है इसकी स्टेबिलिटी आपकी सबसे ज्यादा होती है, यानी कि ये मोस्ट स्टेबल एंथोसाइनिन आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे सॉरी, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर में जो ये रिंग बी है, इस रिंग में सिर्फ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। इसके अलावा बाकी के जो एग्जांपल्स हैं, इन सारे एग्जांपल्स पर आप देख लीजिए, रिंग बी में क्या है, आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप और मिथॉक्सी ग्रुप ज्यादा है। अगर आप पहले एग्जांपल पे देखेंगे, यहाँ पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप एक मिथॉक्सी ग्रुप, दूसरे एग्जांपल पे देखो तीनों हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ दो हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ एक हाइड्रोक्सी तो दो मिथॉक्सी ग्रुप, यहाँ एक मिथॉक्सी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप। सिर्फ ये एक एग्जांपल ऐसा है जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इट मींस रिंग बी में जितना सब्स्टिट्यूएंट कम होगा उतनी ही आपकी एंथोसाइनिन क्या होगा, स्टेबल होगा। तो हमने यहाँ पे बता दिया जो आपका पैलेटगोनिडिन आपका जो एंथोसाइनिन है ये सबसे ज्यादा स्टेबल एंथोसाइनिन है। और ये बोल रहा है जो आपकी स्टेबिलिटी है, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज हमको पता है स्टेबिलिटी होना अच्छी बात है, तो ये बोल रहे हैं जितनी ज्यादा आपको आपके एंथोसाइनिन में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी उतना आप समझ लेना कि वो अपनी कलर में अपनी फंक्शनैलिटी पर रिटेन रहेगा। मतलब कि उसका कलर उसकी फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वहां पर सब्स्टिट्यूएंट ही कम है। तो मैंने आपको यहाँ भी तो बोला था कि सब्स्टिट्यूएंट के बेसिस पर कलर चेंज होता है, लेकिन अगर हमको पता है सब्स्टिट्यूएंट ही कम है, इट मींस क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और सब्स्टिट्यूएंट कम है तो कलर में चेंज नहीं आएगा। तो हम डायरेक्टली इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं कि जितनी अच्छी स्टेबिलिटी होगी उतना ही आपका क्या होगा, मॉलिक्यूल आपका एंथोसाइनिन क्या अपने कलर को अपने फंक्शनैलिटी को रिटेन करेगा। क्लियर हुआ, समझ में आना इतनी चीज। हमने क्या बोला कि जो स्टेबिलिटी होती है वो कब आपकी ज्यादा अच्छी होगी, जब आपके सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। और हमने ये चीज भी बोली थी कि सब्स्टिट्यूएंट की वजह से कलर चेंज होता है। तो ये बोल रहा है अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट कम है तो आपका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो सब्स्टिट्यूएंट कम होना मतलब क्या है, स्टेबिलिटी होना, और सब्स्टिट्यूएंट कम होना मतलब कलर में फंक्शनैलिटी पे ज्यादा चेंज नहीं आना। तो हम दोनों को साथ, हम इन दोनों को हटा दिया तो हमने क्या बोला, इन दोनों को साथ कर लिया कि स्टेबिलिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही कलर एंड फंक्शनैलिटी पे आपका एंथोसाइनिन रिटेन रहेगा। क्लियर हुआ। तो ये बात हमने किस पर रखनी है, स्टेबिलिटी पे। तो देखो अगर क्वेश्चन आपको एंथोसाइनिन को जस्ट सिंपली आ गया, डिफाइन एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन के बारे में आपको लिखने को आ गया, तो आप ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे से लिख सकते हो और बहुत बढ़िया तरीके से इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने स्टेबिलिटी की बात कर ली कि रिंग बी पे आपकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, रिंग ए और सी का स्टेबिलिटी से कोई मतलब नहीं होता है। और जितना कम आपकी रिंग बी में सब्स्टिट्यूएंट रहेगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। एग्जांपल हमने देख लिया, और हमने ये भी समझ लिया कि जितनी अच्छी स्टेबिलिटी रहेगी उतना ही आपका कंपाउंड अपने कलर के लिए अपनी फंक्शनैलिटी के लिए रिटेन रहेगा। क्लियर। अब देखिए आप यहाँ पे इनके एग्जांपल्स भी कर सकते हैं, और एग्जांपल्स बिल्कुल टफ नहीं। आप बोलेंगे इतने सारे एग्जांपल्स याद कैसे होंगे, भाई याद करने की तो जरूरत ही नहीं है। हमने क्या करना है, हमको पता है ये जो बेसिक स्केलेटन है वो फ्लेवेनॉइड का है, हम लास्ट से पढ़ते आ रहे हैं। तो एंथोसाइनिन का स्ट्रक्चर तो आपको याद ही है, तो याद आपको एंथोसाइनिन का स्ट्रक्चर है, बट डिफरेंस आपने कहाँ लाना है, रिंग बी में। तो रिंग बी में ही तो चेंज है, बाकी सारी चीजें तो एज इट इज है। एक बार रिंग बी में इतने ग्रुप्स हैं, एक बार इतने ग्रुप्स है। अब आपको ग्रुप्स याद रखने होंगे कि पहले वाले में दो हाइड्रोक्सी ग्रुप एक मिथॉक्सी ग्रुप, देन तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप, देन दो हाइड्रोक्सी ग्रुप, देन एक हाइड्रोक्सी दो मिथॉक्सी ग्रुप, ये याद करना होगा। रिंग बी में सब्स्टिट्यूएंट याद करने होंगे, उसके अलावा सारी चीजें आपकी गैस कॉमन ही है, ठीक है। तो ये कर लेंगे, तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गया, पहला फैक्टर हो गया, ओके। नाउ सेकंड फैक्टर क्या बोल रहा है, ये भी बहुत आसान है, इसमें भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये एग्जांपल्स ही हम नीचे को ले रहे हैं, ठीक है। अब अगला आपका जो फैक्टर है वो क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द कलर ऑफ एंथोसाइनिन। अब हमारे सब्स्टिट्यूएंट आपके कलर को कैसे अफेक्ट करते हैं वो सुनेगा। तो ये बोल रहा है देखो, जैसे आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप इंक्रीज होगा, तो ये बोल रहा है OH ग्रुप इंक्रीजेस मोर ब्लूइश कलर रखकर। तो बोल रहा है जितना ज्यादा आपका क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपका ब्लूइश कलर बढ़ेगा। क्लियर। दूसरा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मिथॉक्सी ग्रुप इंक्रीजेस मोर रेडनेस, यानी कि जितना ज्यादा आप मिथॉक्सी ग्रुप को बढ़ाओगे उतनी ही ज्यादा आपकी क्या बढ़ेगी, रेडनेस बढ़ेगी। यानी कि आपने यहाँ पे देखना है
ये जो सारे एंथोसाइनिन के एग्जाम्पल हैं, जिसमें ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे उनका क्या होगा, ब्लूइश कलर बढ़ेगा। ठीक है, बेसिसिटी आप बोल सकते हो, उतना ही बेसिसिटी बढ़ेगी, यानी कि उतनी ब्लूइश कलर बढ़ेगा। और जितना ज्यादा मिथॉक्सी ग्रुप आपका बढ़ाओगे या किसी भी एंथोसाइनिन में, उतना ही उसका रेडनिश कलर बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हुए, देखो वही तो है, पैलेटगोनिडिन आपका यहाँ हो गया, साइनिन हो गया ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये बोल रहा है पहले वाले एग्जाम्पल पे देखो, यहाँ सिर्फ रिंग आपको बी दिखाई हुई है, ये देखो रिंग ए एंड रिंग सी को नहीं दिखाया गया, सिर्फ रिंग बी को दिखाया हुआ है। तो ये बोल रहे पहले वाले केस में देखो, रिंग बी में आपके पास क्या लगा हुआ, और ये आर ग्रुप आपका पीछे वाला, यानी कि रिंग ए और रिंग सी को दिखा रहा है। ठीक है, तो पहले वाले एग्जांपल पे देखो आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी कि सिर्फ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, देन दूसरे एग्जांपल पे आपको क्या दिख रहा है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप। देन तीसरे एग्जांपल पे आपको दिख रहा है 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप। इट मींस क्या, जब हम लोग मूविंग लेफ्ट टू राइट हम लोग जैसे ही जा रहे हैं, हमको देखने को मिल रहा है कि हाइड्रोक्सी ग्रुप तो बढ़ रहे हैं, और हमने ऊपर साफ साफ बोला कि जितना ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप बढ़ेगा उतना ही ज्यादा ब्लूइश कलर बढ़ेगा। यानी कि ये अगर आपका लाइट पर्पल होगा तो थोड़ा डार्क पर्पल हो जाएगा, और ये पूरा आपका ब्लूइश कलर में आपको शो होगा, बिकॉज जितना हाइड्रोक्सी ग्रुप बढ़ेगा उतनी ही ब्लूइश बढ़ेगी। क्लियर। अगला बोल रहा है रेडिश के लिए हमने क्या बोला था, ये बोल रहा है जितना ज्यादा मिथॉक्सी ग्रुप बढ़ाओगे उतना रेडनिश बढ़ेगा। तो अब डाउन द ग्रुप देख ही लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल्स, ये ऊपर वाले एग्जांपल्स रखे हुए हैं, तो नीचे को जाते समय क्या दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है आपके 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप थे और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिप्लेस करके मिथॉक्सी ग्रुप आ गया। क्लियर। दूसरे एग्जाम्पल पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, 2 ग्रुप आ गए, 2 OCH3 ग्रुप आ गए, एक हाइड्रोक्सी हुआ। तो डाउन द ग्रुप हम देख रहे हैं कि हमारे OCH3 ग्रुप आपके बढ़ते जा रहे हैं, और जितने ज्यादा OCH3 ग्रुप बढ़ेंगे, हमने बोला उतनी ही रेडनेस आएगी। सिंपल सी बात, इतना ही तो डिफाइन करना है, बहुत आसान है। बस यही एग्जांपल्स आपने लिए हैं, तो आप खुद ही देख सकते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर को हाइड्रोक्सी ग्रुप किसमें है, देख लीजिए, सबसे ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो इनमें क्या होगा, ब्लूइश कलर ज्यादा होगा। देखो सबसे ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसमें। ठीक है, तो जितने ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप बढ़ेंगे उतने ही ज्यादा आपके क्या होगा, ब्लूइश कलर आएगा। यानी कि जो आपका डाल्फिनिडिन है का क्या होगा, इसका इस एंथोसाइनिन का ब्लूइश कलर सबसे ज्यादा होगा। ओके, और जिस सबसे ज्यादा मिथॉक्सी ग्रुप आपको किसमें देखने को मिल रहा है, इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि मालविडिन में देखने को मिल रहा है। तो मालविडिन में 2 मिथॉक्सी ग्रुप है, और 2 मिथॉक्सी होने की वजह से इसका जो रेडिश कलर होगा वो सबसे ज्यादा होगा। सिंपल सी बात। क्लियर। अगला फैक्टर क्या है, ये तो 2 फैक्टर हुए। ठीक है, अब थर्ड फैक्टर क्या है, केमिस्ट्री एंड पीएच, यानी कि अब हम पीएच की केमिस्ट्री देखेंगे, यानी कि ये समझेंगे कि पीएच की चेंज करने की वजह से आपके एंथोसाइनिन का कलर कैसे चेंज होता है। क्लियर। तो देखो पीएच के लिए यहाँ पे आपको क्या एक्सप्लेन किया है, बहुत आसान है, आप इसको भी बहुत आसानी से एग्जाम पर भी कर सकते हैं। देखो सुनिएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको दिखाया हुआ है फ्लेवाइलियम केटाइन। फ्लेवाइलियम केटाइन क्या है, आपको पता है हमारे पास क्या था, ये पूरी रिंग, ये आपके एंथोसाइनिन की तो रिंग है, बट हमने यहाँ पर को क्या किया है, कैटायनिक स्पीसीज लेके आ गए। कैसे आ गए, जैसे हमारे पास उस केस में एंथोसाइनिन में क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से डबल बॉन्ड अभी नहीं लगाया। हम देखो डबल बॉन्ड आता कहाँ से, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है एक्चुअल में, और कार्बन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इसे सेटिस्फाई करने के लिए ये जो नेगेटिव चार्ज है, इससे हम यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट करते हैं। बॉन्ड यहाँ पे अगर क्रिएट हो जाता है तो ये पॉजिटिव चार्ज चला जाता है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, बिकॉज ऑक्सीजन ने अपने नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर दिया एक बॉन्ड बनाने के लिए। और अगर ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बना, तो हमको पता है बॉन्ड बनता कैसे, वो भी मैं दोबारा बता देती हूँ। नेगेटिव चार्ज मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन बोलेगा भाई मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं एक काम करता हूँ कि अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन बेचारे को दे देता हूँ, बिकॉज उसके ऊपर पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है, तो कार्बन के पास क्या बनता है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कार्बन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हट जाता है। अब कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो ये बोलेंगे कि चलो हमारे पास अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन है, तो हम इन दोनों से मिलके क्या बनाते हैं, बॉन्ड, और यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से होगा क्या, आप देखेंगे ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे तो दिया, लेकिन ऑक्सीजन बेचारा तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और नेगेटिव एटम है, तो अब इसको लगेगा कि भाई मेरे ऊपर से इलेक्ट्रॉन चला गया है, मैंने अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, तो मुझे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी लग रही है, जिस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और ये स्पीसीज ही हमको फाइनली ऑब्टेन होती है, बट हमने उस स्पीसीज को कुछ ऐसे लिया हुआ है, हमने ये दिखाया कि कार्बन के ऊपर अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन ने अपने नेगेटिव चार्ज को डोनेट नहीं किए, तो हमको ये स्पीसीज मिली। क्लियर। तो बाकी सारी तो वही है, रिंग ए, रिंग बी एंड रिंग सी, वो सारी चीजें एज इट इज है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाने से पहले वाला स्टेप हमने लिया हुआ है। क्लियर हुआ ना। और इस स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, फ्लेवाइलियम केटाइन, यानी कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो बन गया केटाइन। तो ये है हमारा फ्लेवाइलियम केटाइन, और ये फ्लेवाइलियम केटाइन का भी पीएच हमारा कितना है, लेस बोल सकते हो मोर देन 3 है। ठीक है, पीएच अभी इसका क्या है, 3
से ज्यादा, यानी कि ये अभी भी एसिडिक मीडियम में है, 3 से ज्यादा है बट एसिडिक मीडियम में है। तो अगर आप इस केस में यानी कि इस फ्लेवेलियम कैटायन का अगर आप इस पीएच पे यानी कि मोर देन 3 पीएच पे इसका कलर देखेंगे तो आपको कैसा कलर ऑब्जर्व होगा? रेड। यानी कि ये कौन से पिगमेंट के फॉर्म में आपको शो होगी? रेड पिगमेंट के फॉर्म में। ओके, अब ये बोल रहा है अगर अब हम इसको ये 3, इसका पीएच 3 से ज्यादा है, अगर हम इसे थोड़ा सा ज्यादा कर दे यानी कि इस एसिडिटी को हम थोड़ा बेसिक बनाते चले तो हम हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऐड करेंगे। तो देखो हम हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड करते करते इसका पीएच बढ़ाते जाएंगे और फाइनली हम लोग पीएच मोर देन 8 में पहुंच जाएंगे, यानी कि काफी बेसिक हमारा हो जाएगा। और बेसिक में जैसे आप जाओगे तो ये स्पीसीज कौन से कलर में आपको शो होगी? येलो कलर पे। तो देखो पहले हमारे पास क्या थी? फ्लेवेलियम कैटायन था। सुनिएगा बस थोड़ी देर, ठीक है। ये हमारे पास पहले क्या था? फ्लेवेलियम कैटायन था। अब हमारे पास क्या बन गया है? कैल्कोन बन गया है। तो फ्लेवेलियम आयन से ही हमने क्या बनाया? कैल्कोन बनाया। फ्लेवेलियम आयन आपके एसिडिक मीडियम का शो किया था, जिसका पीएच जो था वो आपका ग्रेटर देन 3 था, बट स्टिल वो आपका एसिडिक कंडीशन में है। और एसिडिक कंडीशन में ये कौन सा कलर शो करता है? रेड कलर। और जैसे आप इसे बेसिक पीएच में लेके आते हैं यानी कि पीएच मोर देन 8 में लेके आता है तो ये कौन सा कलर आपको शो करता है? येलो कलर शो करता है। तो देखो ये स्पीसीज में आपने क्या किया? एसिडिक और बेसिक कंडीशन चेंज करने की वजह से, पीएच चेंज करने की वजह से इनके कलर में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि रेड से ये येलो में कन्वर्ट हो गया। और स्पीसीज जो पहले फ्लेवेलियम एंड कहलाती थी, फ्लेवेलियम कैटायन कहलाती थी, अब वो कैल्कोन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन स्पीसीज स्केलेटन बिल्कुल सेम है, हमने इसे एसिडिक मीडियम से बेसिक में शिफ्ट किया है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब देखो कैसे कंडीशन कैसे चेंज किया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो फर्स्टली हमको क्या बोलना है? आप अपना फ्लेवेलियम कैटायन तो ले ही सकते हैं, अगर आप एग्जाम में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये स्पीसीज ले सकते हैं। अब आप बोलोगे हमने क्या किया यहाँ पर को? H पॉजिटिव आयन को बाहर निकालना है, हमने यहाँ से H पॉजिटिव आयन को बाहर निकालना है। और हम बोले देखो ये आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों में दिखा रही है। ऊपर वाला एरो बता रहा है कि आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करना है? आपने H पॉजिटिव आयन को बाहर निकाला और हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऐड किया। और अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो आपने क्या किया? H पॉजिटिव आयन को ऐड किया और हाइड्रोक्सी को बाहर निकाला। क्लियर? ये तो बेसिक है, ये तो समझ ही सकते हैं आप। तो देखो हमने क्या किया? बोला H पॉजिटिव आयन को बाहर निकाला और हाइड्रोक्सी को डाला। तो हुआ क्या? वाटर से आपको हाइड्रोक्सी मिला, OH नेगेटिव आयन मिला। ये OH नेगेटिव आयन ने कहाँ अप्रोच किया? आपको दिख रहा है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो ये हाइड्रोक्सी क्या बोलेगा कि मैं कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उससे अप्रोच कर सकता हूँ, बिकॉज मैं नेगेटिव स्पीसीज हूँ, ये पॉजिटिव स्पीसीज है, तो हम अप्रोच कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? सिर्फ इस पोजीशन में यानी कि जो सेकंड पोजीशन है रिंग सी की, जो ये रिंग सी है इसकी जो सेकंड पोजीशन है, इसमें ऑक्सीजन नेगेटिव के नेक्स्ट पोजीशन में यानी कि सेकंड पोजीशन में आपको एक हाइड्रोक्सी ग्रुप का एडिशन देखने को मिल रहा है और कुछ नहीं। तो हम देखो हम क्या इसे एसिड से बेसिक कंडीशन में ला रहे हैं, बिकॉज हमने क्या किया? हाइड्रोक्सी ग्रुप का एडिशन किया। तो ये जो स्पीसीज आपको बनी है इसे हम बोलते हैं कार्बिनॉल स्यूडो बेस। ठीक है, तो ये आपका स्यूडो बेस है, अभी पूरी तरह से बेस नहीं बना, ये आपका स्यूडो बेस है, तो इसे हम बोलते हैं कार्बिनॉल स्यूडो बेस। क्लियर? तो हमने क्या किया? सिर्फ आपने एक हाइड्रोक्सी ग्रुप का एडिशन करा देना है। कैसे कराना है? आप बोलेंगे रिएक्शन कंडीशन में आपने H पॉजिटिव आयन निकाला और वाटर से आपका OH नेगेटिव आयन ने यहाँ अप्रोच किया, फिर बस। ठीक है, इतना कर लेंगे। और ये बोल रहा है ये जो स्पीसीज आपकी बनी है स्यूडो बेस है, यानी कि यहाँ पे पीएच थोड़ा सा बढ़ गया है, यहाँ पे जो पीएच है वो 4 से 5 के बीच का आपको देखने को मिलेगा। और ये जो स्पीसीज रेड कलर की थी अब वो आपकी कैसी होगी? कलरलेस होगी, यानी कि ये स्पीसीज का कोई भी कलर नहीं होगा, ये कलरलेस स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई। क्लियर? अगले स्टेप में क्या करना है? अगले स्टेप में बोल रहा है अब आपने क्या करना है? अगर आप आगे की ओर जा रहे हो यानी कि बेसिक कंडीशन की ओर ले जा रहे हो, अगर आप इस स्पीसीज को जो आपकी कार्बिनॉल स्यूडो बेस है इसे और बेसिक बनाना चाह रहे हो तो आपने वाटर को यहाँ से रिमूव करना है। और अगर आप इसे एसिडिक बनाना चाह रहे हो तो आप वाटर को एडिशन कराओगे। ठीक है, तो वाटर का पहले रिमूवल अगर हम करा रहे हैं तो वाटर का रिमूवल कैसे होगा? तो ये बोले वाटर के रिमूवल के लिए आपने क्या करना है? यहाँ पे जो आपने हाइड्रोक्सी ग्रुप को जोड़ा था, जिस हाइड्रोक्सी ग्रुप को जोड़ा था उस हाइड्रोक्सी ग्रुप को आप बाहर निकालो। तो वाटर के लिए आपको क्या चाहिए? एक H पॉजिटिव स्पीसीज चाहिए, एक OH नेगेटिव स्पीसीज चाहिए। तो यहाँ से हमारी OH नेगेटिव तो निकल जाएगी। अगर इस OH नेगेटिव को मैं निकालती हूँ तो आपको पता है ऑक्सीजन कैसे बाहर आएगा? एज अ नेगेटिव चार्ज, यानी कि OH स्पीसीज कैसे आएगी? एज अ नेगेटिव चार्ज। और ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? अगेन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको सिर्फ एक OH नेगेटिव मिला है, अभी आपको H पॉजिटिव भी तो चाहिए। तो H पॉजिटिव आपकी कहाँ से आएगी? ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख रहा है इससे आप यहाँ से H पॉजिटिव आयन निकाल सकते हो। अगर इसका H पॉजिटिव आयन बाहर निकल गया तो आपका वाटर निकल गया, ये तो समझ गए। लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो मैं देखो इरेज करके भी आपको दिखा देती हूँ, देखिए 1 मिनट। ठीक है, देखिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हमारा चला गया, हाइड्रोजन चला गया। अब हमारे पास क्या बचा? ऑक्सीजन के ऊपर लगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अपने नेगेटिव चार्ज के थ्रू बॉन्ड बना सकता है,
यानी कि इस नेगेटिव चार्ज के थ्रू बॉन्ड बनेगा। अगर यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है तो देखो क्या ये कार्बन स्टेबल है? बिल्कुल नहीं है। आप इस कार्बन की वैलेंसी चेक कर लो, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 1 यहाँ पे, 5 वैलेंसी तो शो नहीं करेगा। तो ये कार्बन क्या करेगा? अपना नया बॉन्ड तो बनाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ एक नया बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इसके नेक्स्ट पे जो कार्बन है इसके साथ जो पुराना डबल बॉन्ड है इसे तोड़ेगा, यानी कि ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सेम वे पे ये बॉन्ड आपका यहाँ की ओर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ की ओर शिफ्ट होगा तो आपको क्या मिलेगा? देखो इस बॉन्ड को, देखो इस बॉन्ड को हमने यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड लगेगा, ठीक है। इस बॉन्ड को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया तो इस कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया था? पॉजिटिव, बिकॉज हमने यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप निकाला था। इतना कर लेंगे ना, ये तो बेसिक है देखो, ठीक है। तो हमारा यहाँ से हाइड्रोक्सी निकला, यहाँ से हमारा हाइड्रोजन निकला, और इस कार्बन के ऊपर लगा, देखो इस कार्बन के ऊपर लगा था, कहाँ दिखाओ, यहाँ पे देखो, इस कार्बन के ऊपर लगा था पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आपके कार्बन के पास क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे? बॉन्ड। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक बॉन्ड का फॉर्मेशन आपने किया है, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन का, और यहाँ पे भी आ गया डबल बॉन्ड। तो ये स्पीसीज हमको मिली, ठीक है। तो हमने सिर्फ क्या किया, देखिए इरेज करके वापस से दिखा लो, हमने क्या किया? सिर्फ हमारे H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन को निकाला, यानी कि वाटर को निकाला। H पॉजिटिव यहाँ से निकला, OH नेगेटिव यहाँ से निकला, तो इस कार्बन के ऊपर आ रहा है नेगेटिव चार्ज। जैसे आप इसमें बॉन्ड की शिफ्टिंग कराएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, पाई बॉन्ड डिलोकलाइज बॉन्ड आपके शिफ्ट होंगे, तो यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड यहाँ पे ऑब्टेन होगा, और नेगेटिव चार्ज अपने बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर रहा है, तो यहाँ भी आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, यानी कि कुछ इस टाइप की स्पीसीज हमको ऑब्टेन हो जाएगी। जैसे आप क्या करेंगे? वाटर का एलिमिनेशन कराएंगे। तो ये जो स्पीसीज हमको ऑब्टेन हुई है ये होती है आपका एनहाइड्रो बेस, तो इसे हम बोलते हैं एनहाइड्रो बेस, यानी कि कार्बिनोल स्यूडो बेस हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? एनहाइड्रो बेस में कन्वर्ट हो गया। और इसका पीएच अगर आप चेक करेंगे तो इसका पीएच क्या होता है? 6 से 7 के बीच का होता है। और ये स्पीसीज जो पहले कलरलेस थी, अब वो किस में शिफ्ट होगी? कलरलेस स्पीसीज बन गया। तो देखो रेड से बनी सॉरी क्या हो गया, ठीक है। तो देखिए रेड से बनी कलरलेस, कलरलेस से बन गया वॉयलेट। जैसे आपने पीएच चेंज किया, पीएच पहले 3 के अप्रॉक्स था, फिर 4 5 में गया, फिर 6 से 7 में गया, तो देखो कलर चेंज हो गया, सबके कलर चेंज हो गए पीएच के चेंज करने की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? तो देखो अब ये आपके थोड़ा न्यूट्रल मीडियम पे जा रहा है, अब हमें इसे पूरा बेसिक में कन्वर्ट करना है। तो देखो अब अगले स्टेप में क्या करना है? अगले स्टेप में आपको साफ साफ दिखा रहा है, जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि आगे की ओर जा रहे हैं, तो आपको बेसिक कंडीशन में जा रहे हैं। तो बेसिक कंडीशन में अगर आपने जाना है तो बोल रहा है अब आप क्या करोगे? H पॉजिटिव आयन को निकालोगे, माइनस लगाए, यानी कि H पॉजिटिव आयन आपने रिमूव करना है। अब ये H पॉजिटिव आयन आपका कहाँ से निकल रहा है? इस OH नेगेटिव आयन से निकल रहा है। तो यहाँ से जैसे आप H पॉजिटिव आयन निकालोगे तो वही होगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और आपकी ये पूरा ही शिफ्ट, ये पूरा क्या है? पूरा आपका डिलोकलाइजेशन में चला जाएगा। नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो वो ही शिफ्टिंग आपको देखने को मिलेगी। ये तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आपके पूरे एरो भी लगा के दिखाया हुआ है कि कौन सा बॉन्ड आपका कहाँ शिफ्ट हुआ। पीडीएफ में आपको शेयर करूंगी, आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप चाहते हैं, वरना तो होप आपको क्लियर आ गया होगा, ठीक है। तो इतना तो कर सकते हैं। अगले स्टेप में क्या करना है? H पॉजिटिव आयन निकालना है, और मैंने बता दिया इस हाइड्रोक्सी ग्रुप से H पॉजिटिव आयन निकलेगा, तो आप बॉन्ड की शिफ्टिंग तो कर सकते हैं जैसे हमने ऊपर की थी। अब देखो अगले स्टेप में जो आपको ये स्पीसीज मिली, फिर बॉन्ड की शिफ्टिंग करने की वजह से जो स्पीसीज मिली वो आपका क्या हो गया? देखो ये एनहाइड्रो बेस था, अब ये आपका एनहाइड्रो बेस एनाइन हो गया। एनाइन क्यों हो गया? बिकॉज यहाँ पे आपके पास देखो, यहाँ पे कोई, ये आपका एनहाइड्रो बेस था, लेकिन यहाँ भी कोई भी आयन नहीं था, यानी कि नेगेटिव चार्ज नहीं लगा था, एक्सेप्ट इसमें जो आपका हेटेरो एटम है, इसके अलावा किसी पे भी आपका क्या है? नेगेटिव चार्ज नहीं लगा था। लेकिन जैसे आपने यहाँ पे H पॉजिटिव आयन को रिमूव किया तो आपको यहाँ पर को नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज भी देखने को मिली। तो ये हमारा एनहाइड्रो बेस ही रहा, लेकिन आगे पीछे से क्या लग गया? इसका एनाइन, यानी कि नेगेटिव स्पीसीज। और इसका अगर आप पीएच देखेंगे तो इसका पीएच हो जाएगा 7 से 8 के बीच में। और जो स्पीसीज वॉयलेट कलर की थी, यानी कि जो पर्पल लाइट ब्लू कलर की थी, वो अब हमारी क्या हो गया? डार्क ब्लू कलर की हो गई। तो देखो हमारा पीएच चेंज करने की वजह से कलर भी चेंज हुआ, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या बोल रहा है? अगले स्टेप पे बोल रहा है अगेन आपने अब क्या करना है? H पॉजिटिव आयन को निकालना है। तो बोल रहा है अब जैसे H पॉजिटिव आयन को निकालोगे तो आपको कौन सी स्पीसीज ऑब्टेन होगी? कैल्कोन ऑब्टेन होगा, जिसका पीएच आपका क्या होगा? मोर देन 8 से ज्यादा होगा, यानी कि अब ये बेसिक कंडीशन में आ चुका है। और इस स्पीसीज का, ये आपकी होती है कैल्कोन, अगर आप इस स्पीसीज का पीएच देखोगे तो ये क्या हो, मतलब सॉरी, इसका अगर आप कलर देखोगे तो ये येलो हो जाएगा। तो हम आपको क्या देखने को मिल रहा है? मतलब यहाँ पे आप ओवरऑल समझ क्या रहे हैं? आप ये समझ रहे हैं कि आपके पास एक स्पीसीज थी फ्लेवेलियम कैटायन, जिसका पीएच आपका लेसर देन 3,
मोर देन 3 था, यानी कि अप्रॉक्स 3 था, तो इसका कलर था रेड। लेकिन जैसे जैसे आपने पीएच बढ़ाया, पीएच बढ़ाना मतलब क्या हुआ, देखो पीएच जैसे जैसे बढ़ता है, आपको पता है OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है और H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन घटता है। तो अब सारे स्टेप में जब आप एसिडिक कंडीशन से बेसिक कंडीशन की ओर जा रहे थे, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे, हर जगह आपने क्या किया है, H पॉजिटिव आयन को निकाला, यहाँ भी H पॉजिटिव आयन को निकाला, यहाँ भी H पॉजिटिव आयन को निकाला। हाइड्रोक्सी में क्या निकाला, H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन को निकाला, तो H पॉजिटिव आयन को भी निकाला हमने एसिडिक कंडीशन बनाने के लिए। तो यहाँ भी H पॉजिटिव आयन को निकाला, यहाँ भी H पॉजिटिव को निकाला, यहाँ भी H पॉजिटिव को निकाला, यानी कि H पॉजिटिव आयन निकालना मतलब आप एसिडिटी से बेसिक की ओर जा रहे हैं। तो हमने यही शो किया कि हम एसिडिक कंडीशन से बेसिक की ओर जा रहे हैं बाय द एलिमिनेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। और जैसे जैसे हमने H पॉजिटिव आयन निकालते गए, हमको नई नई स्पीसीज मिलती गई और नए नए बेस मिलते गए और फाइनली हमको कैल्कोन मिला। तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिला कि इनमें जो आपका ये स्पीसीज आपकी ऑब्टेन हो रही थी हर स्टेप में, उसका जो कलर है वो चेंज हो रहा था बिकॉज उनका पीएच चेंज हो रहा था। क्लियर हुआ? तो इतनी चीज आपने यहाँ पर को डिस्कस करानी है हमने जस्ट। और देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप का को काउंट करोगे तो देखो 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप, 4, 5 एंड 6, यानी कि इस स्पीसीज में कैल्कोन में हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने 6 हैं। तो देखो यहाँ पे 6 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। हाइड्रोक्सी ग्रुप बेसिसिटी को ही तो रिप्रेजेंट करता है, तो 6 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 से 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बेसिसिटी आपकी बढ़ गई, हाइड्रोक्सी ग्रुप बढ़ गए क्योंकि। क्लियर? तो ये चीज आपने कहाँ एक्सप्लेन करनी है, इस फैक्टर के अंदर एक्सप्लेन करनी है। होप आपको क्लियर आएगा, बिकॉज आसान सा है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करना घर पे, वहां बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, और नाम भी ज्यादा आपके टफ नहीं है। फ्लेवेलियम केटायन हो गया, कार्बिनॉल स्यूडो बेस हो गया, देन आपका एनहाइड्रो बेस हो गया, देन एनहाइड्रो बेस एनायन हो गया, देन लास्टली आपका कैल्कोन हो गया और कलर में आपको चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, तो ये चीज 3 चीजें आपने डिस्कस करानी किसके अंदर, आज के लेक्चर के अंदर, यानी कि एंथ्रोसाइनिन के लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो इस टॉपिक को आप अगर आपसे एंथ्रोसाइनिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है तो उसमें भी ऐड कर सकते हो और ऐसे ही ऐड कीजिएगा, डेफिनेटली 1 मार्क्स भी आपका नहीं कटेगा। साथ ही साथ अगर आपसे बीच से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि स्टेबिलिटी एंथ्रोसाइनिन की कैसे अफेक्ट होती है, शॉर्ट में पूछ लिया, तो आप बता सकते हैं पीएच के बेसिस पे कैसे चेंज होती है, पीएच वाला तो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, तो आप यहाँ से भी ये सारी चीजों को डिस्कस करा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो बस ये चीज हमने डिस्कस करनी चाहिए आज के 3rd लेक्चर पे। होप लेक्चर हेल्पफुल रहा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।